गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हमारा जो बचा हुआ लेसन है उसको आगे देखते हैं, जिसमें हम भारत में के अपवा तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने भारत के अपवा तंत्र को दो भागों में बांटा था। एक था हिमालय का अपवा तंत्र और एक था प्रायद्वीपीय पठार का अपवा तंत्र, जिसमें हम हिमालय अपवा तंत्र में दो नदी तंत्रों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें सिंधु और गंगा नदी तंत्र के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में हमें पढ़ना है। तो ब्रह्मपुत्र का जो नदी है वो हिमालय पर्वत से ही निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थान है कैलाश पर्वत के निकट है मानसरोवर झील, उसके पास है एक हिमनद जिसका नाम है चेमायुगडुग हिमनद। ठीक, तो ये तीन हिमनद इम्पोर्टेंट हैं, एक तो सिंधु नदी का, दूसरा सतलज नदी का हिमनद और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी का हिमनद। ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद रखना है, एक एक नंबर में ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो हिमालय के बिल्कुल समानांतर बहती है। ठीक है, और तिब्बत में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश तक आती है। तिब्बत में इसका नाम क्या है, सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में इसे। ठीक, जिसका क्या अर्थ है, शोधक। सांगपो का अर्थ क्या है, शोधक। ठीक है, अब ये भारत में अरुणाचल प्रदेश के पास आके नामचा बरुआ एक जगह है, नामचा बरुआ एक महाखंड है जिसके पास ये 7,755 मीटर की ऊंचाई पे है, ये नामचा बरुआ। ठीक, वहाँ से ये खड़ा मोड़ लेके क्या करती है, गहरे महाखंड का निर्माण करती है और भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद ये तेज बहाव से बहती है। हिमालय के गिरिपद में इसको सीसंग और दिसंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश के सदिया कस्बे से बहती हुई ये भारत में प्रवेश करती है। अब इसकी सहायक नदी देखते हैं कौन कौन सी हैं, जिसमें तुम्हारी बूढ़ी दियांग है, लोहित है, सुबनसिरी है, धनसिरी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती का मतलब पीछे भी बताया था, यानी कि ये हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले से ये नदी बह रही है। ठीक है, आगे चल के ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक, असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ इसी नदी के कारण आती है। असम में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है इस नदी के कारण। ठीक, और इस नदी पे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके सबसे बड़े डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है उसका निर्माण करती हैं, और सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, वो भी इसी नदी पर स्थित है। ठीक है, बांग्लादेश में तीस्ता जो नदी है इसके दाहिने किनारे पे इससे आके मिलती है, वह जमुना कहलाती है। ठीक है, बांग्लादेश में इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। और बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या होता है, पद्मा। ठीक है, ये पद्मा और जमुना दोनों मिलके क्या कहलाती हैं, मेघना नदी बन जाती है, और ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है। तो ये हमारा हिमालय का अपवा तंत्र है वो पूरा हो गया है। अब हमें प्रायद्वीपीय पठार का अपवा तंत्र के बारे में देखना है। तो ये हिमालय तंत्र से भी पुराना तंत्र है। ठीक है, पश्चिमी घाट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और उनके बीच जल विभाजक कौन कौन से हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें क्या है, अरब सागर में गिरने वाली नदियों और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बीच जो जल विभाजक का काम करता है वो कौन करता है, पश्चिमी घाट। ठीक, पश्चिमी घाट कहाँ है, ये हमने सेकंड लेसन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसके आगे देखते हैं कि यहाँ से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ की नदियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अरब सागर में गिरती हैं, जो पश्चिम की साइड बहती हैं, वो कौन कौन सी हैं, नर्मदा है और ताप्ती है। ठीक, और जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, और ये देखो ये छोटा सा बनाया है ये समझ आने के लिए, ये है तुम्हारा पश्चिमी घाट। ठीक है, तो कुछ नदियाँ हैं वो पश्चिम की साइड में बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, ये अरेबियन सी है, ये तुम्हारी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, तो नर्मदा और तापी दो नदियां ऐसी हैं जो तुम्हारी किस में गिरती हैं, अरब सागर में। ठीक है, और नदियां हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पश्चिमी घाट से निकलती हैं सारी नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व की साइड बहती हैं। कुछ नदियां हैं जो उत्तर की साइड बहती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं, जिनके नाम है क्या क्या, चंबल, बेतुआ, केन, सोन। ठीक है, ये नदियाँ उत्तर की साइड से निकलती हैं और गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो अब हमें इन नदियों के बारे में पढ़ना है।
अब ये हिमालय का जो अपवा तंत्र का विकास है, हमें इसके बारे में देखना है कि ये जो हमें आज ये नदियां हैं वैसे ही बहती थी या इनकी दिशा पहले कुछ और थी, जैसे हमने हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र के उद्विकास के लिए 3 भूगर्भिक घटनाएं हुई थी। ठीक है, आरंभिक टर्शरी काल में, यानी कि सेकंड चैप्टर में पढ़ा था तुमने इसके बारे में, ये काल के बारे में, काल विभाजन के बारे में। प्रायद्वीपीय पठार का जो पश्चिमी पार्श्व है उसका अवतलन हो गया और ये समुद्र के नीचे चला गया, जैसे हमने पश्चिमी घाट के उद्भव के बारे में पढ़ा था, ये वही चीज़ है। ठीक, हिमालय दूसरा क्या कारण है, हिमालय का जब उत्थान हुआ यानी कि प्लेटों के टकराने से जब हिमालय ऊपर उठा तो प्रायद्वीपीय पठार का ये जो उत्तरी भाग है ये वाला, ये नीचे धंस गया कुछ। ठीक है, जिसके कारण नदियों का ढाल इस साइड में हो गया। तीसरा क्या रीजन है, प्रायद्वीपीय खंड के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर झुक गया, यानी कि ये इधर से इधर ऊंचा है और इधर की साइड क्या है, नीचा है। ठीक, तो ये 3 कारण है जिसके कारण ये वाला तुम्हारा प्रायद्वीपीय पठार के इस नदी तंत्र का विकास हो गया, यानी कि नदियों की दिशा निर्धारित होगी कि वो किस दिशा से किस दिशा की तरफ बहेंगी। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में। तो सबसे पहली नदी है हमारी कौन सी, महानदी। ये देखो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती और लूनी नदी है एक, ये राजस्थान में। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं महानदी। महानदी है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा के निकट से निकलती है। ठीक, और ये 851 किलोमीटर लंबी नदी है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों में बहती है। तो ये महानदी की विशेषताएं होगी। अब दूसरी नदी है वो है गोदावरी। गोदावरी नदी है, इसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है। ठीक है, और ये सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। ठीक, और ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, पेन गंगा है, वेन गंगा है, प्राणहिता है, मंजरा है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। तीसरी नदी है हमारी प्रायद्वीपीय पठार की, वो है कृष्णा नदी। ये प्रायद्वीपीय पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, यानी कि ये 1403 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है, 1403 या 1 भी मिलेगा कहीं। ठीक है, तो ये सह्याद्री के महाबलेश्वर, सह्याद्री कहाँ है, सह्याद्री पर्वत इसको बोला गया था ना, इधर पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या बोला गया था, सह्याद्री। ठीक है, इसके महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और ये बहती हुई क्या है, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जित करती है। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ भीमा, तुंगभद्रा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं हम कावेरी नदी। कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कोगाडू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और ये 800 किलोमीटर लंबी है। इस नदी में सारा साल जल रहता है। ठीक, क्योंकि ये है इधर कौन सी, कावेरी, यानी कि तमिलनाडु केरल का कुछ भाग है, इधर वाली नदी बहती है। तो तुम आगे जब चैप्टर पढ़ोगे जिसमें तुम मानसून के बारे में पढ़ोगे तो उसमें तुम देखोगे कि जो हमारी मानसून है यहाँ पे, जो तमिलनाडु का तट है वहाँ पे बारिश है वो लौटती हुई मानसून से होती है, यानी कि अब होगी वहाँ नवंबर दिसंबर में बारिश। ठीक है, दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वहाँ से उससे बारिश वहाँ नहीं होती, क्योंकि ये मानसून पवनें इसके साथ से गुजर जाती हैं, यहाँ पे बारिश नहीं करती। ठीक, अब ये लौटती हुई मानसून है, अब जो टाइम है वो मानसून के लौटने का है, तो अब यहाँ पे बारिश होगी तमिलनाडु में। ठीक है, तो जाते टाइम क्या करती है, इस नदी में दक्षिण पश्चिम मानसून से थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है कभी कभी, तो उसके कारण भी इसमें जल रहता है, और लौटती हुई मानसून से बारिश होती है तो भी उसके कारण इसमें पानी रहता है। ठीक है, अगली नदी है हमारी नर्मदा। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच से होती हुई यह बहती है और धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, ये संगमरमर के पत्थर के ऊपर से बहती हुई चलती है। ठीक, और 1312 किलोमीटर लंबी है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगली नदी है ताप्ती। ताप्ती ये है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई की पहाड़ियों से निकलती है, ये 724 किलोमीटर लंबी है और ये भी क्या है, अरब सागर में गिरती है। एक नदी है लूनी नदी। लूनी नदी राजस्थान की का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और यह अरावली की पहाड़ियों से निकलती है, लेकिन यह नदी है यह अरब सागर तक नहीं पहुंच पाती, यह कच्छ के रण में ही गायब हो जाती है, क्योंकि यह
थोड़ी बहुत जब बारिश होती है तो उसके कारण इस नदी का में थोड़ा बहुत पानी मिलता है। उसके बाद ये नदी पानी ना मिलने के कारण वहीं मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका चित्र है। अब हम आगे देखते हैं कि हिमालयी नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में डिफरेंस क्या क्या है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो 12मासी नदियां हैं, क्योंकि हिमालय में जो बर्फ़ गिरी है वहाँ से पानी पिघलते हुए आता रहता है और ये नदियाँ 12मासी हैं। ठीक है, इनका मार्ग लंबा है, ये ऊंचाई से निकलती हैं, ऊबड़ खाबड़ मार्ग तय करती हैं। इनकी नदी द्रोणी बड़ी है। द्रोणी बताया था, नदी द्रोणी कि नदी जितने एरिया से बहती हुई आती है वो नदी की द्रोणी कहलाती है। ये नदियां हैं सारी युवावस्था में हैं। ठीक, ये नदियां जलप्रपात, विसर्प, डेल्टा का निर्माण करती हैं। इन नदियों में मैदान में प्रवेश करने के बाद हम नाव चला सकते हैं। ऐसे ही हमारी जो प्रायद्वीपीय पठार की नदियां हैं वो मानसूनी नदियां हैं। ठीक है, मानसून के टाइम जब बारिश होती है तभी उनमें पानी आता है, नहीं तो वो ज़्यादातर नदियाँ सूखी रहती हैं। ठीक है, इनके रास्ते छोटे हैं और निश्चित मार्ग से बहती हैं। ये इनकी नदी द्रोणी भी छोटी है, ये वृद्धावस्था में है। ठीक है, ये आयताकार अरीय प्रतिरूप बनाती हैं, इनमें हम नाव नहीं चला सकते। आयताकार और अरीय प्रतिरूप का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि नदी कोई ऊंची जगह से निकल रही है। ठीक है, ये कोई ऊंची पहाड़ी है तो नदी की अनेक धाराएं ऐसे जा रही हैं। ठीक है, तो ये एक सर्कल बन गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अरीय प्रतिरूप। आयताकार में क्या होगा कि नदी ऐसे बह रही है। ठीक है, ऐसे बह रही है और उसमें उसकी सहायक नदियाँ आके मिल रही हैं, तो ये आयत बन गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को क्या बोलेंगे, आयताकार प्रतिरूप। ठीक है, तो ये अंतर जरूर याद करना है, ये पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है।